कक्षा प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है कि विगत कुछ दिनों से कक्षा प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बीएसटीसी विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाएं, और उसी क्रम में एक नई कक्षा आपके समक्ष। और इस कक्षा में आप देखेंगे कि हम बात कर रहे हैं शिक्षण अभिरुचि की। और शिक्षण अभिरुचि एक ऐसा विषय है जिसमें विद्यार्थी अच्छे से अच्छे मार्क्स भी ला सकता है, और अगर इसकी पर्याप्त समझ हमारे में नहीं है तो ये हमारे लिए एक चुनौती भी बन सकता है। तो यहाँ पर कुछ MCQ के माध्यम से, विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के माध्यम से हम शिक्षण अभिरुचि को समझने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम बात कर रहे हैं BSTC के विद्यार्थियों की, और ये सारी कक्षाएं BSTC के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए रखी जा रही है। जल्दी ही आपकी परीक्षा है। देखिए, हम समय ज़्यादा नहीं लें, अपने मूल प्रश्नों के ऊपर आ जाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि सर्वप्रथम यहाँ पर जो प्रश्न है, आप देखेंगे कि कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए। देखिए, जब कभी भी आप शिक्षण अभिरुचि के प्रश्नों को हल करें, आपसे प्रश्न इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि आप क्या बनने जा रहे हैं, शिक्षक। और एक शिक्षक के रूप में अपने आप को मानते हुए, आपको अपने आप को क्या मानना है, जब इन प्रश्नों को आप हल करें तो आप ये माने कि भाई शिक्षक के रूप में इनमें से कौन सा सर्वोत्तम, उत्तर भी कौन सा होना चाहिए हमारा, सर्वोत्तम। क्योंकि जब आप इनके जो ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए होंगे, जब आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, लेकिन हमें उत्तर कौन सा ढूंढना है, जो सर्वोत्तम है, यानी सबसे ज़्यादा उचित है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने है, कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए। कि जब हम विद्यार्थियों के साथ संवाद करते हैं शिक्षक के रूप में, तो संवाद कैसा हो। देखिए, इसके जो ऑप्शन है उसको आप सबसे पहले देखें। पहला क्या कह रहा है, तदानुभूतिक। दूसरा कह रहा है अमूर्त। तीसरा कह रहा है गैर विवरणात्मक, और चौथा कह रहा है काल्पनिक। देखिए, जब हम बच्चों से संवाद कर रहे हैं, आप BSTC करने जा रहे हैं, छोटे बच्चों से आपको संवाद करना पड़ेगा। शिक्षण व्यवस्था जो आपकी होगी वह छोटे बच्चों के साथ में आपको जो है संप्रेषण अपना जो है उनके साथ में शिक्षण व्यवस्था को आगे लेकर चलना होगा। अमूर्त नहीं होता है। अगर अमूर्त चिंतन का मतलब क्या होता है, ऐसा चिंतन जिसमें विद्यार्थी अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचे, जो उसके सामने नहीं है उनके बारे में सोचे। काल्पनिक भी इसी का एक जो है पर्यायवाची कह सकते हैं। गैर विवरणात्मक यानी जिसमें हम चीज़ों का विवरण नहीं दें, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर क्या होने वाला है, तदानुभूतिक, यानी जिसकी अनुभूति की जा सके, जिसकी अनुभूति की जा सके। जब बच्चे अनुभूति करेंगे, जिस विषय के बारे में हम क्या कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, उसकी जब अनुभूति करेंगे तभी उस बात को वो समझ पाएंगे। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है साथियों, तदानुभूतिक। अगला प्रश्न देखिए, बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, और इसीलिए हम यहाँ पर लेकर आए ये सीरीज जिसमें हम MCQ क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। और दूसरा प्रश्न हमारा है कि बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है, कहाँ होती है, संयुक्त परिवार में, एकल परिवार में, दोनों में, किसी में भी नहीं। तो साथियों, एकल परिवार के मुकाबले में जो संयुक्त परिवार होगा, हमारा उत्तर क्या होने वाला है, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में बालक के सामाजिक विकास की, कौन से विकास की बात कर रहे हैं हम, सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं। तो सामाजिक विकास की दृष्टि से जो संयुक्त परिवार होता है उसमें बालक के सामाजिक विकास की गति जो है वो तीव्र होती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सामाजिक दृष्टि की हम बात कर रहे हैं। जो संयुक्त परिवार होते हैं उसके अंदर दादा, चाचा, ताऊ, बहुत सारे रिश्ते देखने को मिलते हैं, और ऐसी स्थिति के अंदर जो बालक है वो सामाजिक गतिविधियों को बहुत तेजी से सीखता है, और उसका सामाजिक जो विकास है बहुत अच्छे से होता है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है, प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य है। प्रौढ़ शिक्षा से हमारा तात्पर्य क्या है। अगर आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में पूर्व में रात्रि की कक्षाएं लगाई जाती थी, और जो भी निरक्षर लोग होते थे उनको पढ़ाने का कार्य किया जाता था।
तो ऐसा क्या है कि प्रौढ़ शिक्षा से हमारा तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जिन्होंने अपने समय में, जब उनका समय था शिक्षा ग्रहण करने का, तो किसी कारणों से उन्हें शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके, वो कोई ना कोई उनके ऐसे सामाजिक आर्थिक कारण रहे होंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है भाई? साक्षरता है, सभ्यता का विकास है, आर्थिक विकास है, या राष्ट्र का विकास है? तो हमें हमेशा ध्यान रखना है भाई, प्रौढ़ शिक्षा का एक ही उद्देश्य होता है कि भाई जो निरक्षर लोग हैं उनको क्या किया जाए, उनको साक्षर कर दिया जाए। तो साक्षर करना उनको क्या है, प्रौढ़ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा जो अगला प्रश्न है वो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म आएंगे और तीनों टर्मों को हम यहाँ पर समझ जाएंगे। परिवार एक साधन है। भाई परिवार से हमें कौन सी शिक्षा मिलती है? देखिए, निरौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, या औपचारिक शिक्षा, या दूरस्थ शिक्षा। यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए समझना ये आवश्यक हो जाता है कि भाई ये औपचारिक शिक्षा क्या होती है, निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है, या अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं औपचारिक शिक्षा। जो शिक्षा विद्यालय के माध्यम से, जो शिक्षा विद्यालय के माध्यम से दी जाती है, जिसे हम विद्यालय या कॉलेजेस के माध्यम से, यूनिवर्सिटी के माध्यम से देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? औपचारिक शिक्षा। आगे बात करते हैं हम। अगला हमारे पास में एक विषय है कि अनौपचारिक शिक्षा। जो शिक्षा हम समाज से, परिवार से सीखता है बच्चा, परिवार और समाज के साथ में उसका जो संवाद होता है, जो उसका इंटरेक्शन होता है, उसके माध्यम से बच्चा जो सीखता है, उसे क्या बोला जाता है? अनौपचारिक शिक्षण और औपचारिक शिक्षा। तीसरा यहाँ पर आप एक और टर्म देख पा रहे हैं, निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा जो पत्राचार के माध्यम से जो शिक्षा ग्रहण करी जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? निरौपचारिक शिक्षा। और करीब करीब दूरस्थ शिक्षा है, उसका आंसर भी हमारा पत्रकार के माध्यम से जो हम शिक्षा करते हैं उसे कहा जाता है। तो निश्चित रूप से हमारा उत्तर क्या है? परिवार एक साधन है। तो परिवार किसका साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। तो वह हमारा यहाँ पर उत्तर होने वाला है। आगे चलिए, शिक्षण प्रक्रिया के तहत आश्रित चर क्या होता है? देखिए 3 तरह के चर है बेटा हमारे। या एक चर होता है आश्रित चर, ठीक है, एक होता है स्वतंत्र चर, और एक होता है मध्यस्थ चर। 3 तरह के चर हमारे पास में, ठीक है। सबसे पहले स्वतंत्र चर क्या होता है? जो स्वतंत्र चर है वो है शिक्षक। कौन है? शिक्षक। और हमारा जो मध्यस्थ चर है वो कौन है? मध्यस्थ चर कौन होता है? हमारा पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या, ठीक है। और इसके बाद में अंतिम जो आश्रित चर हमारा है, जो आश्रित चर है वो कौन है? जो आश्रित चर है वो कौन है? विद्यार्थी। जिस विद्यार्थी को हम शिक्षण करवा रहे हैं उसको आश्रित चर कहा जाता है। तो आश्रित चर कौन होगा? निश्चित रूप से यहाँ पर छात्र यहाँ पर आश्रित चर होगा। और इसको बदलकर कई तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में मध्यस्थ चर कौन है, स्वतंत्र चर कौन है। तो इस तरह के प्रश्न भी बन सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि स्वतंत्र चर क्या होता है, मध्यस्थ चर क्या होता है और आश्रित चर क्या होता है। चूंकि हमसे यहाँ पर आश्रित चर पूछा गया है तो आश्रित चर कौन है? छात्र आश्रित चर कहलाता है। आगे चलिए, अगला प्रश्न हमारा है कि जो शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए, कि भाई जो शिक्षण हम करवा रहे हैं उसकी जो योजना पद्धति है वो कैसी होनी चाहिए। क्या वो प्रोजेक्ट केंद्रित होने चाहिए, क्या वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, पुस्तक केंद्रित होने चाहिए, या शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। तो जब कभी भी आपको इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं जहां पर बाल केंद्रित शब्द का प्रयोग हो, क्योंकि संपूर्ण शिक्षा और शिक्षण व्यवस्था का जो उद्देश्य होता है, जो शिक्षण का उद्देश्य होता है वो क्या होता है? बाल केंद्रित होना चाहिए। तो इसका उत्तर हमारा क्या होने वाला है? बाल केंद्रित। क्योंकि संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? बालक है, जिसको हम शिक्षण देने वाले हैं, जिसको हम शिक्षा प्रदान करने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि शिक्षण की योजना जो पद्धति है उसका जो तरीका है वो हमेशा बाल केंद्रित होना चाहिए, उसका उद्देश्य हमेशा बाल केंद्रित होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगली स्लाइड में आप देख पा रहे हैं हमारे सामने जो प्रश्न आया है वो ये है कि वह कारक जो व्यक्ति में कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है, क्या करता है? कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है।
या घटाता है उसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऐसी कौन सी चीज है जो किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के प्रति प्रेरित करती है, या क्या करती है, उसकी प्रेरणा को कम करती है, घटा देती है, उसके उत्साह को घटा देती है। तो बेटा यहां पर हमारे पास में ऑप्शन है स्वधारणा, अधिगम, अभिप्रेरणा, इनमें से कोई नहीं है। हमेशा ध्यान रखें कि बेटा किसी भी चीज को सीखने का, किसी भी कार्य को करने का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है, जो उसके हमें संबलन प्रदान करता है, वो अभिप्रेरणा होती है। और हमारे मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कहा भी गया है कि अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग होती है। तो जब अभिप्रेरणा होती है यानी मोटिवेशन, क्या होता है? मोटिवेशन। अगर हमें सकारात्मक मोटिवेशन मिलेगा तो हमारा उत्साह बढ़ जाएगा उस कार्य को करने के प्रति। और अगर हमारा मोटिवेशन कैसा हुआ? नकारात्मक, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उस कार्य को करने के प्रति हमारा उत्साह क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो किसी भी कार्य करने के लिए व्यक्ति के उत्साह को बढ़ाने और घटाने का कार्य कौन करता है? मोटिवेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? अभिप्रेरणा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक अध्यापक का अनिवार्य व्यक्तित्व संबंधी गुण है, क्या होना चाहिए? एक अध्यापक आप बनने जा रहे हैं, एक शिक्षक आप बनने जा रहे हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसा गुण है जो आप में अनिवार्य रूप से होना चाहिए? हमारे पास में 4 ऑप्शन हैं। देखिए मैंने पहले भी कहा कि हमें सर्वोत्तम उत्तर चुनना होता है। उसमें क्या हो? उच्च नैतिक चरित्र होना चाहिए, या शारीरिक और मानसिक स्वच्छता हो, आलोचनात्मक दृष्टिकोण हो, छात्रों से प्रेम हो। तो बहुत सारे ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या लग रहे हैं कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन चूंकि हमें क्या चुनना है? सर्वोत्तम चुनना। और सर्वोत्तम क्या है कि एक अध्यापक में उसके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गुण होता है उसका उच्च नैतिक चरित्र। कि अध्यापक में जब तक उसका चरित्र उच्च नैतिक नहीं है तब तक वो बालकों के ऊपर क्या नहीं कर सकता है? अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि एक अध्यापक को, एक शिक्षक को बालक क्या मानता है? मॉडल, अपना मॉडल मानकर चलता है भाई। इसलिए उसका जो नैतिक चरित्र है वो बहुत ही उच्च होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। नेता होना चाहिए आपके एक विषय है, और उसमें आपने देखा होगा लीडरशिप नाम से एक विषय चलता है। इसीलिए प्रश्न आपसे पूछा गया है, बहुत छोटा सा प्रश्न है कि भाई नेता कैसा हो। देखिए जो नेता होता है उसमें क्या विशेषता होना चाहिए? हमारा जो व्यक्तित्व होता है उसकी कुछ विशेषताएं होती है कि एक व्यक्तित्व तो कैसा होता है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है, ठीक है। एक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? बहिर्मुखी व्यक्तित्व। और तीसरा क्या होता है? उभयमुखी। उभयमुखी व्यक्तित्व। 3 तरह के मुख्य रूप से व्यक्तित्व व्यक्ति के यहाँ पर हमारे बताए गए हैं। और अंतर्मुखी का मतलब क्या है? ऐसा व्यक्ति जो कम बोलता है। और बहिर्मुखी का मतलब जिसका संवाद कौशल अच्छा है, ठीक है। और उभयमुखी जिसमें मिला जुला दोनों का असर दिखाई देता है। तो कैसा व्यक्तित्व नेता होना चाहिए? क्या निरंकुश होना चाहिए? कभी भी नहीं। अगर जो नेता है वो निरंकुश हुआ तो वो एक अच्छी बात नहीं है। उक्त में से कोई नहीं, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं बन रहा है। अब हमारे पास में मूल रूप से यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं कि वो बहिर्मुखी हो या अंतर्मुखी हो। तो भाई कोई भी नेता अंतर्मुखी होगा तो उसमें अच्छे गुण नहीं होंगे, नेता के गुण नहीं होंगे, क्योंकि उसको लीडरशिप करनी है, ठीक है। तो निश्चित रूप से नेता कैसा होना चाहिए? बहिर्मुखी व्यक्तित्व का होना चाहिए, ताकि वो अपने जो अनुयायी है या उसके साथी है जिसको वह नेतृत्व दे रहा है उनके साथ में संवाद कर सके। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास में है, सृजनशील बालकों की मौलिक विशेषता है। सृजनशील से हमारा क्या तात्पर्य है भाई? क्रिएटिव चाइल्ड। जो क्रिएटिव चाइल्ड है उसकी क्या विशेषता है भाई? सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सारी विशेषताएं हैं। मैंने पहले भी कहा था कि हम जब बात करते हैं शिक्षण अभिरुचि की तो सर्वोत्तम उत्तर हमें देना होता है। नई नई खोज भी करता है, कार्य करने की लगन है, लगातार नए कार्य करना, प्रबल जिज्ञासा। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि सृजनशीलता का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? उच्च जिज्ञासा। जिज्ञासा का भाव यानी क्यूरियोसिटी जितनी ज़्यादा बालक में है उतना बालक क्या होगा? सृजनशील होगा। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है?
प्रबल जिज्ञासा। सृजनशील बालक की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? जिज्ञासा। सृजनशील का मतलब क्या होता है? क्रिएटिव। और जो क्रिएटिव बालक होगा उसमें नई नई चीज़ों को जानने की जिज्ञासा होगी। आपने अपने आसपास ऐसे बच्चों को देखा होगा जिनमें हर चीज़ के प्रति जिज्ञासा होती है, वो हर चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे बालक क्या होते हैं? सृजनशील बालक होते हैं। हर चीज़ को जानने के प्रति उनकी क्या होती है? प्रबल जिज्ञासा उनके अंदर होती है। चलिए आगे चलें। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, बहुत सी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि बुनियादी शिक्षा का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? किसने बुनियादी शिक्षा का विचार हमें दिया? तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है उनके द्वारा बुनियादी शिक्षा का विचार दिया गया, और पूरा उन्होंने बहुत ही विस्तृत रूप से बताया कि बुनियादी शिक्षा के अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है, यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक है, देखिए समझने का प्रयास करें, भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक है तो आपका उनके प्रति व्यवहार कैसा होगा? आप कैसा व्यवहार करेंगे? और आप स्वयं भी शिक्षक है। मैंने पहले ही कहा था कि इन प्रश्नों को हल करते हुए हमें हमेशा हमारे दिमाग में रखना है कि हम एक शिक्षक हैं। तो अगर हमारे विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक हैं तो उनके प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? केवल अपने विषय वाले शिक्षकों से हम संपर्क रखेंगे। उनके विशेष संबंध नहीं रखेंगे, उनसे विशेष संबंध हम नहीं रखेंगे। कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। अपने कार्य से मतलब रखेंगे। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये भी नहीं हो सकता है, उनसे विशेष संबंध नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। पहला था कि केवल अपने विषय वाले शिक्षकों से संपर्क रखेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। विद्यालय में जो शिक्षक होते हैं वो एक टीम के रूप में काम करते हैं, सब मिलजुल कर जो है अच्छा प्रयास करते हैं अपने विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए, अपने विद्यार्थियों को सार्थक अधिगम प्रदान करने के लिए। कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, निश्चित रूप से ये हमारा उत्तर होने वाला है, क्योंकि शिक्षक समाज का निर्माता है। अगर वही भेदभाव रखेगा तो समाज का निर्माण कैसे होगा? तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई इस तरह का कोई भी भेदभाव अब नहीं रखेंगे। इसका उत्तर निश्चित रूप से यही होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की टोली नायक के रूप में, टोली का नायक यानी उसका नेता, उसका नेतृत्व करने वाला, ठीक है, के रूप में आप किस छात्र का चुनाव करना पसंद करेंगे? कहने का मतलब कि ऐसा कौन सा छात्र होगा जिसमें वो खूबियां है जिसे आप एनसीसी का नायक बनाना चाहेंगे? शारीरिक रूप से शक्तिशाली छात्र, प्रभावी व्यक्तित्व वाले छात्र को, मेधावी छात्र को, आर्थिक रूप से संपन्न छात्र को। देखिए टोली है एक, और टोली का नेता जिसमें क्या हो, लीडरशिप गुण होने चाहिए, उसे क्या बनाना पड़ेगा? हमें उसका नायक बनाना पड़ेगा। केवल शारीरिक रूप से शक्तिशाली छात्र तो जरूरी नहीं है कि वो अच्छा नेता हो, ठीक है। मेधावी छात्र अगर है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें नेतृत्व के गुण हैं। आर्थिक रूप से संपन्न छात्र जरूरी नहीं है कि वो अच्छा नेता होगा, लेकिन प्रभावी व्यक्तित्व वाला जो छात्र है, जिसका व्यक्तित्व क्या है, बहुत प्रभावी है, और व्यक्तित्व अगर उसका प्रभावी है तो निश्चित रूप से जो टोली के सदस्य होंगे उनके ऊपर उनके व्यक्तित्व का विशेष असर रहेगा। ऐसे ही किसी व्यक्ति को हमें क्या बनाना पड़ेगा? उसका नेता और नायक बनाना होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है। उचित संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए भाई क्या आवश्यक है? कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय पूर्ण हो। देखिए कितना टेक्निकल क्वेश्चन है कि भाई उचित संप्रेषण करना है, इसके लिए क्या आपका व्यवहार नाटकीय होना चाहिए? आपसे प्रश्न पूछा गया है कि आपको संप्रेषण उचित रखना है कक्षा में, तो आपका व्यवहार नाटकीय होना चाहिए। देखिए नाटकीय का मतलब प्रिटेंड, यू आर जस्ट ट्राइंग टू प्रिटेंड द थिंग्स, ठीक है। जबकि जब हम व्यक्तित्व की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि व्यक्तित्व का मतलब दिखावा नहीं होता है, ठीक है। जो आपको दिखाई दे रहा है वो व्यक्तित्व नहीं है। हो सकता है वो केवल व्यक्ति प्रिटेंड करने का प्रयास कर रहा है, केवल नाटक करने का प्रयास कर रहा है, जबकि व्यक्तित्व अपने आप में एक ऐसी चीज है जो सदैव एक जैसी रहती है। एक बार जो व्यक्तित्व बन जाता है वो हमेशा वैसा ही रहता है। तो क्या हमारा संप्रेषण नाटकीय हो? ये कह रहा है संभवतः, असत्य, सत्य,
कह नहीं सकते, तो निश्चित रूप से नाटकीय हमारा व्यवहार बच्चों के सामने नहीं होना चाहिए। हमारा वास्तविक चरित्र और व्यक्तित्व जो है वो बच्चों के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। इसलिए जो स्टेटमेंट है ये निश्चित रूप से क्या है, एक असत्य स्टेटमेंट है। ठीक है, ये सत्य नहीं है। हमें बच्चों के साथ में कभी भी नाटकीय व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें अच्छा जो हमारा व्यक्तित्व है वही बच्चों के सामने होना चाहिए। वास्तविक व्यक्तित्व जो है वो बच्चों के सामने प्रस्तुत होता है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, आपके मित्र का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, उसके प्रति आपका व्यवहार होगा। अब आप एक शिक्षक है, एक विद्यालय में पढ़ाते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाई आपके मित्र का पुत्र आपके कक्षा में पढ़ता है तो आपका व्यवहार उसके प्रति कैसा होगा। पुत्र की भांति, पक्षपातपूर्ण, अनुशासित, सामान्य छात्र की भांति। देखिए भाई, जो एक शिक्षक होता है उसके लिए सभी विद्यार्थी क्या होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं। चाहे आपके मिलने वाला हो, चाहे आर्थिक रूप से सक्षम हो, चाहे सामाजिक रूप से दुर्बल हो, चाहे किसी भी समुदाय से वो विद्यार्थी आ रहा हो, कक्षा के सभी विद्यार्थी हमारे लिए कैसे हैं, समान हैं। हम उनके साथ में पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकते हैं। किसी एक विद्यार्थी के साथ हम पुत्र के भांति व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से हमारा व्यवहार कैसा होगा, सामान्य छात्र के साथ में जैसा व्यवहार किया जा रहा है, सारे विद्यार्थियों के साथ में हम जैसा व्यवहार कर रहे हैं, वैसा ही व्यवहार किसके साथ में करेंगे, हमारे मित्र के पुत्र के साथ में करेंगे। तो इन 15 क्वेश्चन के माध्यम से कक्षा प्लस की इन ऑनलाइन क्लासेज में हम बताना चाह रहे हैं वो कॉन्सेप्ट, जिस तरह के प्रश्न आपसे आने वाली परीक्षा में पूछे जाने हैं। ठीक है, तो आप जुड़े हुए रहें। ये इस तरह के MCQ क्वेश्चन की सीरीज आपके एग्जाम होंगे जब तक निरंतर कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर उपलब्ध रहेगी। आप हमारे चैनल पर जाएं, वहां पर आप हमें सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको लगा कि ये जो क्वेश्चंस है वो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है और इनसे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, तो आप उसे लाइक करें, कमेंट करें और इस तरह की अन्य वीडियो के लिए आप हमारे से जुड़े हुए रहें। और हम निरंतर ये प्रयास करेंगे कि इसी तरह के अच्छे से अच्छे वीडियो जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हो सके, वो आपको समय समय पर हम कक्षा प्लस के माध्यम से उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो साथियों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और उम्मीद है कि ये जो आज का वीडियो है ये आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद।